डियर स्टूडेंट्स, ये मीटिंग हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट की है, मीडिया इन एजुकेशन, और इसमें हमारा सेमेस्टर 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि शैक्षिक गतिविधियों में डिजिटल मीडिया का क्या उपयोग है। मतलब जो पढ़ाने लिखाने की जो प्रक्रिया होती है, एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें डिजिटल मीडिया का किस तरह से रोल है, उसके बारे में हमें इसमें समझना है। तो डिजिटल मीडिया में जैसे आपके आ जाते हैं, गूगल फॉर्म आ जाता है, यूट्यूब भी आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है। तो जो भी डिजिटल मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ है, जो हमारी स्टडी में हेल्प करती है, उनके बारे में हमें इसमें से पढ़ना है। इसमें से आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन आता है कि शैक्षिक गतिविधियों में डिजिटल मीडिया का उपयोग किस तरह से वो है, कैसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बारे में हमें आज इसमें अच्छे से कवर करेंगे। तो डिजिटल मीडिया का इंट्रो अगर मैं बताऊं, तो डिजिटल मीडिया का आज के टाइम पे माना जाता है कि इसका पुस्तकों के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसा आप देखते होंगे, आजकल लोग पुस्तकों से ज़्यादा डिजिटल मीडिया के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट होते जा रहे हैं। अभी आप लोग भी पुस्तकों को इतना प्रेफर नहीं करते होंगे जितना कि यूट्यूब से पढ़ना प्रेफर करते होंगे। PDF से ज़्यादातर पढ़ते होंगे आप में से बच्चे, PDF से पढ़ के नोट्स बनाते होंगे बजाय कि पूरी पुस्तक पढ़ने के। तो कह सकते हैं कि डिजिटल मीडिया का आज के टाइम पे पुस्तकों के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। तो इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, जैसे कि ज्ञान निर्माण करने के लिए, तो आज के टाइम पे हमारे पास कई सारे यंत्र उपयोग हैं। तो सिस्टम्स अवेलेबल है हमारे पास आज के टाइम पे आपके लिए। एप्लीकेशंस है प्ले स्टोर पे इतनी सारी, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, ठीक है, डिवाइसेस हैं, गेम्स है, क्विज़ आ जाते हैं आजकल। टेलीग्राम पे ऐसे बोट बना रखे हैं जो क्विज़ की तरह बिहेव करते हैं। और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो आपके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपकी शिक्षा में हेल्प करते हैं, आपकी एजुकेशन में मदद करते हैं। उसके बजाय इसमें हमारे ईमेल भी आ जाते हैं, आपके वीडियो, वेबसाइट्स, फ़ोटो स्लाइड्स, ये सारे आपके इसी के अंदर ही आ जाते हैं, डिजिटल मीडिया के अंदर। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि डिजिटल क्लासरूम के रिलेटेड भी, तो डिजिटल क्लासरूम भी इसी के अंदर आ जाता है कि डिजिटल क्लासरूम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, शैक्षिक प्रणाली है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है किस तरह से, ज़्यादातर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। डिजिटल संसाधन होते हैं उसमें, जैसे आपके पास डिजिटल संसाधन में आपका स्मार्ट बोर्ड हो सकता है क्लास के अंदर, या फिर गूगल क्लासरूम है जो ऐप है एक आपका, तो वो भी इसी के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। उसके अलावा आपकी ऑनलाइन कोर्सेज़ भी प्रोवाइड कराए जाते हैं आज के टाइम पे। ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, वीडियो के ट्यूटोरियल्स होते हैं, ई बुक्स होते हैं, मतलब ऑनलाइन बुक्स होती हैं, एप्लीकेशंस हैं पढ़ने के लिए। तो ये सारे आपके डिजिटल क्लासरूम के अंदर ही आते हैं, जो कि ऐसे संसाधन हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी विषय के बारे में पढ़ सकते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में। ऐसा रिसोर्सेज है हमारे पास पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए। इनका फ़ायदा क्या होता है कि इनसे आपका जो है, मतलब कि आपको पता लगता रहता है कि आपने कितना पढ़ लिया है, विषयों के बारे में आप जानते हैं, और समझने में भी मदद मिलती है। और ये समझने में हमको ज़्यादा आसान लगता है बजाय कि पुस्तकों के, और हमको इस तरह से पढ़ने में भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें डिजिटल क्लासरूम में आपको फीडबैक भी मिल सकता है कि मतलब कि अगर आपने किस तरह का परफॉर्म किया, आपको मार्क्स पता लगते हैं, आपके मार्क्स बताए जाते हैं आपको कि कितनी प्रगति हो रही है आपका नॉलेज में, कितना डेवलप हो रहा है आपका माइंड। तो इस तरह से एक गूगल जो क्या नाम है इसका, डिजिटल क्लासरूम, इस तरह से डिजिटल क्लासरूम एक अपना काम करता है। अब इसके बाद आपका इसी में एक और है डिजिटल तकनीक, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसमें आपके ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, तकनीकी का संग्रह होता है एक तरह से, मतलब कि टेक्नोलॉजीज़ का ग्रुप। कैसे? जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, इंटरनेट है, और मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है। तो इन सभी डिजिटल के माध्यम से इसमें शैक्षिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया जाता है इनके माध्यम। तो डिजिटल तकनीकों में एक तकनीकियों का ग्रुप है, जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए हैं। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सभी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया, ठीक है, इन सब के डिजिटल माध्यम से जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। ये सारी टेक्नोलॉजी जो है, आपका फ़ोन इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, फ़ोन आपका इंस्टाग्राम से भी जुड़ा हुआ है।
तो मतलब कि क्या है कि ये जो तकनीकें हैं डिजिटल संचार में, मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन में, मैसेज को विनिमय करती है, सेंड करती है, मैसेज को रिसीव भी करती है, जैसे व्हाट्सएप पे करती है, ठीक है। जो सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से होती हैं। तो ये जो डिजिटल तकनीक जो होती है डेटा का उपयोग करती है, डेटा का उपयोग करती है। और इसका कहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा होता है? जैसे सरकारी कार्यालय है, सरकार का कोई दफ्तर है वहाँ पे, विद्यालयों में होता है, संगठन है, कोई ग्रुप है। अभी जैसे कि कॉल सेंटर है, अब आप लोग सोचते होंगे कि कॉल सेंटर को हमारा नंबर कौन दे रहा है भाई? तो वो भी जो डेटा होते हैं ना, वो डेटा को ख़रीदते हैं, वो डेटा ख़रीदते हैं और उनको पता चलता है कि ये मोबाइल नंबर है, और फिर वो आपको कॉल कर देते हैं। अभी जैसे आपके पास फेसबुक के ऊपर कई बार आरोप लगे हैं कि उसने अपने यूज़र्स का डेटा बेचा है इस चीज़ को लेके, जो कि इलीगल है। तो ये जो डिजिटल तकनीक है, ये टेक्नोलॉजीज़ का ग्रुप है, तकनीकों का ग्रुप है, तकनीकी का संग्रह है, जिसमें कई सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी होती है डेटा का उपयोग करती है, ठीक है, डेटा का उपयोग करती है। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आपके सरकारी संगठन या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, विद्यालय, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल व्यवसायों में भी हो सकता है, जैसे बिजनेसेस में, जैसे एडवर्टाइजमेंट में भी डेटा का इस्तेमाल किया जाता है कि किस जगह पे कौन से लोगों को क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो वो डेटा का इस्तेमाल करके ही किया जाता है, लोगों के साथ सर्वे किया जाता है। तो इस तरह से डेटा का इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपका आ जाता है आईसीटी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोलेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसको रीड करना है आप एक बार। तो आईसीटी से आप समझते हैं कि इसमें इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो, ये सारे जो संचार के उपकरण हैं, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? आपका विज्ञापन में, व्यापार में, सेना के उसमें भी हो जाता है, मतलब आर्मी रिलेटेड भी हो जाता है इसमें, ठीक है, वाणिज्य और सेना आदि। और बिज़नेस के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसमें सेना का इंटरफेस भी है कि मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो भाई सेना भी तो करती होगी ना, वो देखती होगी उसके रेडार में कौन सा क्या आ रहा है, कौन सा प्लेन आ रहा है, और डेटा रखती होगी, वो स्टोर रखती होगी कुछ ना कुछ, कौन से एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी जा रही है। व्यापार में भी आपका इसका इस्तेमाल होता है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इसको मैं शॉर्ट में आईसीटी बोलूँगा तो समझ जाना। तो इसका इस जगह पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि जैसे कोई दूर दराज के इलाके में कोई रहता है, दूर रहता है कोई बहुत ज़्यादा हमसे, जैसे कि आप लोग हो और मैं हूँ, अब मैं तो अपने घर पे बैठा हूँ और आप लोग वहाँ अपने बेड पे बैठ के लेट के जैसे भी मीटिंग ले रहे हो आप इसको। तो इस तरह से भी इसका फ़ायदा है कि आप किसी भी स्थान पर ले सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल है। और साथ ही साथ इसका शैक्षणिक करियर में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। शैक्षणिक करियर मतलब अगर आप पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ाई के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फ़ायदा मिलता है इसको। और आजकल ऑनलाइन पाठ्यक्रम तक भी पहुँच सकते हैं इसके माध्यम से। ऑनलाइन पाठ पढ़ाए जाते हैं आपको, मतलब चैप्टर्स रीड करवाए जाते हैं, कोर्सेज़ कराए जाते हैं यहाँ तक कि, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो इंग्लिश सीखने के लिए हो, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियर करना हो, चाहे आपको ई कॉमर्स करना हो, कुछ भी हो, ऑनलाइन पाठ्यक्रम बताए जाते हैं आपको इसमें आपके, ठीक है। तो ये तो था आपका आईसीटी। मैंने आईसीटी में बताया आपको कि इसमें कई सारे डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो। तो इनकी मदद से कम्युनिकेशन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, संचार करने का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो व्यक्ति कहीं पे भी बैठा हो, कहीं दूर बैठा हो, ठीक है। एंड व्यवसाय में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, व्यापार में, नौसेना के अंदर भी क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इससे क्या होता है कि आईसीटी से, टेक्नोलॉजी की इसकी मदद से, सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से, कि मतलब संचार तो होता ही है, लेकिन इसी के क्षेत्र में कई नए विकास भी करे जाते हैं। मीन्स कि जैसे कि अगर मान लो कि इंटरनेट आया है, अब इंटरनेट आने की वजह से क्या हुआ, वेबसाइट डेवलप हुई, अब वेबसाइट्स भी डेवलप हुई, इंटरनेट के आने से यूट्यूब बना, इंटरनेट के आने से फेसबुक बना, इंस्टाग्राम बना। तो इस तरह से इसमें विकास भी होता चलता आ रहा है समय के अनुसार। और तो ये तो था आपका आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसके बाद आपका आ जाता है शिक्षा में डिजिटल मीडिया। थोड़ा और इसमें बता देते हैं।
मैं आपको हेडलाइंस इसमें साथ के साथ दे रहा हूँ कि आप क्या हेडलाइन बना सकते हो अपनी आंसर शीट के। तो इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप लिखोगे तो एग्ज़ामिनर को समझ आएगा कि इस बच्चे ने पढ़ा है और ये हेडलाइन ऐसे बना रहे कि जो बुक में लिखी थी वही लिख रहा है। तो टीचर के ऊपर भी साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको आंसर देने में आपको मदद होएगी। तो शिक्षा में मतलब डिजिटल मीडिया का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बस इतना यहीं तक सीमित नहीं है डिजिटल मीडिया। ये आज के टाइम पे आधुनिक शिक्षा के अंदर भी एक अच्छा घटक बन गया, एक अच्छा एलिमेंट बन गया है शिक्षा के क्षेत्र में भी। ऐसा नहीं है कि केवल इंस्टाग्राम को केवल सोशल मीडिया तक सीमित है, लेकिन ये साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा के अंदर में भी इसने अपने अच्छे पैर जमाए आज के टाइम पर। जैसे कि अभी आप लोग मैं लैपटॉप से मीटिंग ले पा रहा हूँ, तो एक शिक्षा के डिजिटल मीडिया के सोर्स के थ्रू ही तो ले पा रहा हूँ ना, ठीक है। तो इसमें जो शिक्षा में डिजिटल मीडिया है वो केवल ज्ञान प्रदान नहीं करती, बल्कि आपको कुछ समझने में भी मदद करती है, स्टूडेंट्स को गाइड करने में भी मदद करती है, और डिजिटल लोगों के दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया। आगे अभी आप लोग गुड मॉर्निंग पहले बाद में होती है आपकी, उससे पहले आपका फ़ोन आपके हाथ में होना चाहिए। गुड मॉर्निंग बाद में होगी लेकिन फ़ोन पहले होगा। तो ये आपके एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया आपकी लाइफ का, ठीक है, जिसकी मदद से हम विश्व से भी जुड़े रहते हैं, पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपनी मामा मामी, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चाचा चाची, जो भी हैं आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी जुड़े रहते हैं हम लोग इसी की मदद से। और इससे क्या है कि आप अपने घर बैठे ही आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल हो चाहे नॉन फॉर्मल हो या अनफॉर्मल हो, इनफॉर्मल, राइट, किसी भी तरह की आपकी इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें यह भी बोला गया है कि इसमें जैसे कि छात्र कहीं पे भी बैठा हो, छात्र दूर बैठे किसी शिक्षक से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने आजकल क्या सुना है कि वो एक कौन सा कोर्स है, आईआईटी के टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पढ़ पाते हैं आज के टाइम पे। ऐसी कई वेबसाइट्स भी हैं बनी हुई है जिसके माध्यम से वो बड़े बड़े यूपीएससी के टीचर्स हैं उनसे पढ़ पाते हैं। जैसे कि एक खान सर हैं, तो उनसे यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं कई स्टूडेंट, उनकी सब्सक्रिप्शन लेके। तो उन क्षेत्रों का एक ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको कि ये किस तरह से शिक्षा में डिजिटल मीडिया ने अपनी मदद की है हमारी। इसके बाद है आपका शिक्षा में डिजिटल मीडिया के प्रकार और उपयोग। तो यहाँ पर एक फिगर है, आप इस तरह की फिगर अगर आप बनाना चाहो तो आप अपने एग्ज़ाम में बना सकते हो। इससे टीचर को भी समझने में मदद मिलेगी कि बीच में डिजिटल मीडिया लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्विज़, गेम, स्लाइड, वीडियो कॉलिंग एप्स, गूगल मीट, वर्चुअल लैब, ये सारे मतलब वही सारे डिजिटल मीडिया के टूल्स हैं ये, जिनकी मदद से आप शिक्षा में मदद पाते हैं। उसके अलावा एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी आती है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि दो या दो से अधिक लोग बैठे होते हैं और लाइव वीडियो कॉल चल रही होती है। जैसे आपने अपने फ़ोन से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करी है, वैसे ही टेली कॉन्फ्रेंसिंग में लाइव वीडियो होती है और ऑडियो भी होती है, उसमें आवाज़ भी सुनते हैं उनकी और उनको देख भी सकते हैं। और ये कहीं दूर दराज लोगों के साथ जुड़कर भी हम बात कर सकते हैं उनके साथ, किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए, ठीक है। तो एक ये अच्छा संसाधन है दूसरों से कनेक्ट होने के लिए, किसी मेन मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है रशिया के प्राइम मिनिस्टर से ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में रही थी जब कोविड का टाइम आया था उस टाइम पे। उसके बाद आपका पॉडकास्ट आ रहा था। पॉडकास्ट आप चाहे तो किसी वेबसाइट पे भी देख सकते हो, ये वीडियो में भी अवेलेबल होता है और ये ऑडियो में भी अवेलेबल होते हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये किसी संगीत को लेकर भी हो सकते हैं या किसी भाषण के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। और फिर आज के टाइम पे टेलीविज़न्स पे भी कई चैनल्स आते हैं ऐसे जो आपको पढ़ाने के लिए बनाए गए होते हैं। एजुसेट एक सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किया गया था जिसमें कई सारे एजुकेशन पर्पस चैनल्स ओपन किए गए थे, जिससे कि स्टूडेंट्स उन चैनल को ओपन करके देखें और पढ़ाई कर सकें। आप लोगों ने वो चैनल आपसे गलती से कभी लग गया हो, मैं आपको एक और बार को इंटरप्ट हो गया था। तो टेलीविज़न और यूट्यूब और शैक्षिक डिजिटल चैनल्स, तो टेलीविज़न्स के भी चैनल पे आएंगे आज के टाइम पे। आप लोगों ने कभी गलती से शायद लग गया हो तो आपने देखे होंगे कि एक चैनल पे पाई आर वर्ड आ रहा है कोई,
रेडियस निकाल रहा है कुछ इस तरह से। मेरे से एक बार लग गया था गलती से, मैं भी देख रहा था कि फ़र्स्ट टाइम मैंने वो चैनल देखा था, वो बाय मिस्टेक लग गया था मेरे से। तो टेलीविज़न पे भी कई ऐसे चैनल्स हैं जो एजुकेशनल पर्पस के लिए शो किए जाते हैं, उसके ऊपर शो चलाए जाते हैं। यूट्यूब का तो आप सभी को पता ही है कि यूट्यूब पे भी आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे हैंगे। और ये जो कोविड-19 में, इस महामारी के बीच में शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ था ये सब। उसके अलावा आपके आ जाते हैं LMS में क्या आता है आपका, लर्निंग मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। इसके अंदर आपके गूगल क्लासरूम आ जाता है, मूडल आ जाता है, दस्तावेज आ जाता है। दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट्स, PDFs, टेक्स्ट, ये सारी सामग्री इसके अंदर आपके अंदर इसमें आ जाती है। और इनका इस्तेमाल टीचर जो है असाइनमेंट देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे एक गूगल क्लासरूम है तो उसके ऊपर आप होमवर्क भेज देते हो, वो सारा होमवर्क स्टूडेंट्स के पास चला जाता है ऑटोमेटिकली, जो गूगल क्लासरूम के अंदर ज्वाइन हो रखा है। ऐप होता है गूगल क्लासरूम, तो इसकी मदद से आप असाइनमेंट भी दे सकते हो, अपना असाइनमेंट अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से ये मदद करता है। और ऑनलाइन क्विज़ भी आज के टाइम पे अवेलेबल है। क्वेश्चन आंसर गेम है आज के टाइम पे, ये आपने किया होगा कभी ना कभी क्विज़। गूगल स्लाइड्स आप जानते हो, ये भी गूगल स्लाइड भी इसी के अंदर आ जाती है। और गूगल फॉर्म क्यों इस्तेमाल किया जाता है? गूगल फॉर्म सर्वे करने के लिए मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपसे कभी ना कभी पूछा होगा कि एक प्लेस का सर्वे कर दो, 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे आप। मेरे पास भी एक सर्वे आया था कि उसमें मेरे को अपने कॉलेज का सर्वे देना था कि आप वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आप 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे, कितने नंबर देना चाहोगे। तो गूगल फॉर्म सर्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। यहाँ तक कि किसी वेबिनार की जानकारी भरने के लिए भी किया जाता है। जैसे आपके पास कॉलेज से अभी कुछ दिन पहले कुछ फॉर्म आ रहे थे, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप गूगल फॉर्म के ऊपर चले जाते थे और वो आपसे आपका नाम पूछता था, आपका कॉलेज कौन सा है, रोल नंबर पूछता था। तो कहीं पे आपको जाना होता है तो वहाँ पे आप पहले से ही रजिस्टर कर लेते थे और फिर वहाँ पे जाके उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ दिखा देते थे और आपकी एंट्री हो जाती थी। तो इस तरह से भी गूगल फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और ये है आपका गूगल ड्राइव, लास्ट है। तो गूगल ड्राइव भी आपके हर किसी के फ़ोन में आज के टाइम पे है। गूगल ड्राइव के लिए आपने कई लिंक क्लिक किए होंगे, तो वो लिंक आपको डायरेक्टली नोट्स के ऊपर ले जाते थे। ऐसे कई लिंक मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं। आपने उस पर क्लिक किया, वो गूगल ड्राइव ऐप पे ले जाता है और वो वहाँ पे सारे नोट्स आ जाते हैं हर एक सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज। तो और वहाँ पर आपको अगर अपनी कोई फ़ोटोज़, पिक्चर्स, वीडियोज़, कोई मूवी है, कुछ भी सेव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक तरह की एक लाइब्रेरी होती है, जॉइंट लाइब्रेरी है, जहाँ पे फ़ोल्डर्स अवेलेबल होते हैं और ऑनलाइन स्टोर भी इसको कहा जाता है। और अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इसको किसी भी स्थान पर एक्सेस कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रखते हैं। तो ये था गूगल ड्राइव। तो जितनी भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, एक बार मेन पॉइंट बताता हूँ आपको कि डिजिटल क्लासरूम है आपका, डिजिटल तकनीक है, और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT एक ये है। और शिक्षा में डिजिटल मीडिया एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, पॉडकास्ट, टेलीविज़न, यूट्यूब, शिक्षक डिजिटल चैनल्स, LMS में जो आपके गूगल क्लासरूम आ जाता है ये सब, और ऑनलाइन क्विज़ गेम्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म और गूगल ड्राइव्स, ये सब आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया ही है। तो जो आपने जिस ऐप के ऊपर जो आपको सुविधा मिलती है, आप उसी को अपने उसमें एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। बहुत आसान है। आप समझ नहीं आया आपको, इसको एक और बार रिकॉर्डिंग देख लेना। तो ये टॉपिक भी आपका इतना ही है यहाँ पे। थैंक यू।